स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ब्लू इकोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक अवधारणा है जो आर्थिक विकास के लिए महासागर के संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है, साथ ही महासागर के स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। दो, ब्लू इकोनॉमी 2.0 का उद्देश्य एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ बहाली तथा अनुकूलन उपायों, तटीय जलीय कृषि एवं समुद्री कृषि पर ध्यान केंद्रित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्लू इकोनॉमी यह एक अवधारणा है जो आर्थिक विकास के लिए महासागर के संसाधनों के सतत उपयोग को संदर्भित करती है, साथ ही महासागर के स्वास्थ्य की भी रक्षा करती है। अतः कथन एक सही है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 का उद्देश्य एकीकृत और बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ बहाली तथा अनुकूलन उपायों, तटीय जलीय कृषि एवं समुद्री कृषि पर ध्यान केंद्रित करना है। अतः कथन दो सही है। इसमें अनुकूलन और शमन दोनों के लिए स्वदेशी समुद्री शैवाल की खेती, कृत्रिम चट्टानों की तैनाती और समुद्र तट रेत के टीलों का स्थिरीकरण जैसे उपाय शामिल है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व बैंक, सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करता है। WEO विश्व अर्थव्यवस्था की संभावनाओं और नीतियों का एक सर्वेक्षण है। इसे आमतौर पर वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है तथा बीच बीच में इसमें अद्यतन भी किया जाता है। WEO में निकट एवं मध्यम अवधि के लिए विश्लेषण एवं अनुमान शामिल है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कालाजार का संक्रमण रेत के कीड़ों द्वारा होता है जो लिशमैनिया डोनोवानी परजीवी को उसके आंतरिक लिशमैनियासिस रूप में फैलाते हैं। 2, भारत में कालाजार को मलेरिया के बाद दूसरा सबसे घातक परजीवी रोग माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कालाजार का संक्रमण रेत के कीड़ों से होता है जो लिशमैनिया डोनोवानी परजीवी को उसके आंतरिक लिशमैनियासिस रूप में फैलाते हैं। अतः कथन एक सही है। भारत में मलेरिया के बाद कालाजार को दूसरा सबसे घातक परजीवी बीमारी माना जाता है। अतः कथन दो सही है। भारत का लक्ष्य कालाजार को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से प्रमाणन प्राप्त करना है, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से इसके मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम रह गए हैं। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ की जिम्मेदारी है। 2, संविधान की 6ठी अनुसूची त्रिपुरा राज्य पर लागू नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ की जिम्मेदारी है। अतः कथन एक सही है। वर्ष 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के बाद अनुच्छेद 371F को इसमें शामिल किया गया। 6ठी अनुसूची 1984 तक त्रिपुरा पर लागू नहीं थी। 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 ने 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू किया, जिससे उन्हें अधिक स्वायत्ता और स्वशासन मिला। अतः कथन दो सही नहीं है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा रणनीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जस्ट इन टाइम दृष्टिकोण मूल्य और अन्य प्रमुख कारकों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सामग्री की आपूर्ति करके उच्च दक्षता और लागत बचत को प्राथमिकता देता है। 2, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत की रणनीति जीरो ट्रस्ट दृष्टिकोण का सुझाव देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा रणनीतियां जस्ट इन टाइम दृष्टिकोण मूल्य और अन्य विचारों के आधार पर वैश्विक स्तर पर सोर्सिंग करके
अधिकतम दक्षता तथा लागत प्रभावशीलता को प्राथमिकता देता है, अतः कथन 1 सही है। जस्ट इन टाइम रणनीति लागत के बजाय आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियों के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयारी करके व्यवधान से बचने हेतु विकल्प हो, विशेष रूप से संकट के दौरान चीन जैसे एकल क्षेत्रों पर भारी निर्भरता के कारण। सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत की रणनीति जीरो ट्रस्ट दृष्टिकोण का सुझाव देती है, विशेष रूप से रक्षा और खुफिया से जुड़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए, यह मानते हुए कि सभी प्रौद्योगिकी उत्पादों से समझौता किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शारीरिक स्वायत्तता और सहमति के अधिकार पर जोर दिया। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि विवाह गैर सहमति वाले कृत्यों के मामले में अपराध को नहीं मिटाता है, शारीरिक स्वायत्तता और सहमति के अधिकार पर जोर देता है, अतः कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक वैवाहिक बलात्कार अपवाद को समाप्त नहीं किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 अपवाद 2, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 अपवाद 2 में वैवाहिक बलात्कार अपवाद में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना बलात्कार नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अवैध तंबाकू बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम यानी PECA 2019 सभी प्रकार के तंबाकू और शराब पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू करता है। 2. तंबाकू से संबंधित बीमारियों और अवैध बाजारों से भारत का आर्थिक बोझ सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% होने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अवैध तंबाकू बाजार। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम यानी PECA 2019 का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, तंबाकू सेवन की शुरुआत को रोकना और तंबाकू नियंत्रण प्रयासों का समर्थन करना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद, जिसने भारत में ई सिगरेट के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया, देश भर में अवैध बिक्री जारी है। भारत में तंबाकू से संबंधित बीमारियां एक बड़े आर्थिक बोझ में योगदान करती हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार तंबाकू के उपयोग का आर्थिक प्रभाव, जिसमें स्वास्थ्य सेवा लागत और समय से पहले मृत्यु के कारण उत्पादकता में होने वाली हानि शामिल है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% अनुमानित है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में हाल के रुझानों और चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की प्रमुख आर्थिक चुनौतियों में से एक यह है कि विनिर्माण में कौशल विकास और विदेशी निवेश के प्रयासों के बावजूद पर्याप्त संख्या में नए अच्छे रोजगार सृजित करने में विफलता रही है। 2. भारत में कंपनी के आकार में वृद्धि का मुख्य कारण व्यक्तिगत संयंत्रों के आकार में विस्तार करने के बजाय अधिक संख्या में छोटे संयंत्रों को जोड़ना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कौशल विकास कार्यक्रमों और विदेशी निवेश जैसे पहलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर्याप्त संख्या में अच्छे रोजगार सृजित करने में संघर्ष करती है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में, अतः कथन 1 सही है। यह एक भ्रामक धारणा है कि भारतीय कंपनियां बड़े संयंत्रों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करती हैं। हालांकि फर्म के आकार में ज्यादातर वृद्धि व्यक्तिगत प्लांट के आकार को बढ़ाने के बजाय ज्यादा छोटे प्लांट जोड़ने से होती है, जो उत्पादकता लाभ को सीमित करता है, अतः कथन 2 सही है। बांग्लादेश के परिधान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संयंत्रों का अनुपात अधिक है, जिसमें 1000 से अधिक श्रमिकों वाली सुविधाओं में 40% रोजगार है, जबकि भारत में यह केवल लगभग 10% है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर, यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, अतः कथन 2 सही है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों यानी CWG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों द्वारा आयोजित होने वाला एक चतुर्भुजीय अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। 2. इसका प्रबंधन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था है। 3. पहला राष्ट्रमंडल खेल अगस्त 1930 में हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रमंडल खेल यानी CWG, यह राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों द्वारा आयोजित एक चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, अतः कथन 1 सही है। इसका प्रबंधन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF द्वारा किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF राष्ट्रमंडल का एक संबद्ध संगठन है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय ओनिगमन ब्रिटेन में है, लेकिन यह 72 सदस्य देशों और क्षेत्रों में काम करता है। पहला राष्ट्रमंडल खेल अगस्त 1930 में हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किया गया था, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत चीन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लद्दाख के चुनिंदा क्षेत्रों में सीमित गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। 2. इस समझौते का उद्देश्य LAC के सभी क्षेत्रों में वर्ष 2020 से पूर्व की स्थिति को पूरी तरह से बहाल करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत चीन समझौता, भारत और चीन LAC के साथ लद्दाख के चुनिंदा क्षेत्रों में सीमित गश्त फिर से शुरू करने पर सहमत हुए, अतः कथन 1 सही है। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुए समझौते में पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कुछ खास इलाकों में भारतीय सैनिकों के लिए गश्त के अधिकार को फिर से शुरू करना शामिल है, जो वर्ष 2020 के बाद सामने आए मुद्दों को संबोधित करता है। हालांकि गश्त की बहाली कुछ खास बिंदुओं तक ही सीमित है और इसमें पहले से प्रतिबंधित सभी क्षेत्र शामिल नहीं है। यद्यपि यह समझौता प्रगति का संकेत देता है, लेकिन इसका तात्पर्य LAC के सभी क्षेत्रों में अप्रैल 2020 से यथास्थिति की पूर्ण बहाली नहीं है। गश्त की व्यवस्था विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है और बफर जोन की अवधारणा अभी भी कुछ क्षेत्रों में मौजूद है, जो वर्ष 2020 से पहले की पूरी पहुंच को रोकती है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प B सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी AEPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AEPS का उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है। 2. इससे OTP, बैंक खाता विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 3. आधार नामांकन के दौरान केवल बैंक का नाम, आधार संख्या और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही लेन देन किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।